नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज आलाप के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक श्री अरविंद प्रसाद जी। आइए आज हम उनसे जान लेंगे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगी कुछ छोटी छोटी बातों को। नमस्कार अरविंद जी, आलाप के इस कार्यक्रम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे दर्शकों को हमारे दैनिक जीवन में कुछ ज़रूरी छोटी छोटी बातों के बारे में बताइए जिनसे वो स्वस्थ लाभ कर सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के दर्शकों को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि मैं राजीव भाई दीक्षित जो 2010 में हमारे बीच नहीं रहे और उनका जो उद्देश्य था कि कैसे हमारा भारत स्वस्थ रहे, निरोग रहे और भारत का एक अपना व्यवस्था हो, उसी पर हम लोग पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। भारत बचाओ आंदोलन उसी पर कार्य कर रहा है, राजीव भाई के विचारों को जन जन तक फैला रहा है और उन्हीं का विचार था कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है और छोटी छोटी जो जानकारी हर आदमी को जानना चाहिए, जानते भी हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। तो आलाप के दर्शक आज से जो भी करीब तीसरा चौथा एपिसोड चल रहा है, इसके माध्यम से आप जानेंगे कि आप बिना दवा का और बिना डॉक्टर का कैसे स्वस्थ रह सके। इसी पर हम लोग छोटी छोटी जानकारी देंगे ताकि आप उस जानकारी को याद कर ले। आप जानते हैं लेकिन उसको करते नहीं है। कोशिश करना है कि उसको जान के उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। निश्चित रूप से आप डॉक्टर से और दवा से बच जाएंगे। जी, ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सुबह में जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, तो सुबह में उठ के एक्सरसाइज करना अच्छा माना जाता है, तो सुबह में उठ के दौड़ना कितना लाभदायक है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो दर्शक की जान लें, ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के दर्शक, कि सुबह में तो उठना ही है। आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:30 से 5:15 तक। तो हर भारतीय को, जो भी दर्शक देख रहे हैं और भी जो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, वो उनके परिवार को चाहे जो देख के दूसरों को बताएं कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश करें। अगर उस समय हम नहीं उठते हैं तो आज के जीवन में मैक्सिमम लोग 9 बजे 10 बजे तक सोए रहते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि सूर्योदय के पहले तो जरूर उठ जाए। सूर्योदय के पहले उठने का अगर उठ जाते हैं तो आपका जो दिन भर बहुत ही अच्छा से बीतेगा और नहीं तो तरह तरह का बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो जहां तक हम लोग अभी आयुर्वेद पर चल रहे हैं और जिस वेद में आयु को बढ़ाने के लिए बातें कही गई है, उसको तो सब लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब आ रहा है कि सुबह में दौड़ना कितना लाभदायक है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, लेकिन इसमें हम दो प्रयोग बोलता है। आयुर्वेद बोलता है कि सुबह में आप टहलने का प्रावधान है, आबो हवा लेने का प्रावधान है। मतलब सुबह में उठे जाके थोड़ा घूम घाम के चले आए। चूंकि इसीलिए बोला जाता है कि आयुर्वेद में माना जाता है कि उस समय ब्रह्म बेला में जो भारत के देवगण है वो भ्रमण करते हैं। तो वो लोग तो भ्रमण करते हैं, हम अपने नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों का अगर हम भी उस समय अगर अपना भ्रमण करते हैं तो उन लोगों का जो संपर्क जो होगा, माने जो हम आंख से देख नहीं सकते हैं लेकिन चलेगा, तो उसमें हमको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और प्रकृति का जो शुद्ध वायु है वो हमारे शरीर के अंदर में जाएगा और निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जो आज के डेट में आप देख रही होगी कि अंधा दौड़ चला हुआ है, दौड़ने का अंधा दौड़ चला हुआ है। जो हमारा ये जो आया हुआ पश्चिमीकरण से, जो पश्चिम की सभ्यता वाली को ठंडा देश है, आप जानते हैं, और हम लोग पूरा गर्म जलवायु के देश है। तो गर्म जलवायु में अगर हम रह रहे हैं और सुबह में हम अगर हाई स्पीड से दौड़ गए, तो दौड़ गए नहीं जानते हैं कि दौड़ लगा दी। मान लीजिए कि बहुत आदमी का शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है और डॉक्टर बोल दिया दौड़ने का चाहे चलने का। टहलते टहलते लोग स्पीड लगाने लगता है, बहुत स्पीड में टहलता है
तो क्या होता है कि सुबह में हमारा वायु बढ़ा रहता है, वायु दोष। 3 तरह का दोष होता है, कफ, वात और पित्त। हम लोग आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सुबह में वायु दोष हमारा शरीर में रहता है, जबकि ठंडा देश वालों को नहीं रहता। वो जब स्पीड लगाएगा तो उसको थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से वायु आएगा, मैंने नॉर्मल पोजीशन में आएगा, और जब वायु नॉर्मल में आएगा तब उसको मैंने शौच क्रिया आएगा। अब चूंकि हमारा जो प्रकृति है ये गर्म है और ऑलरेडी वायु बढ़ा हुआ है, तो आप अगर जैसे हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि जैसे आप पानी 2 गिलास 3 गिलास पीते हैं तो तुरंत टॉयलेट हो जाता है, और तब आराम से अगर टहलने निकले तो निश्चित रूप से हमको बहुत फायदा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो बहुत देर तक सोए रहते हैं और तुरंत उठते हैं और दौड़ की तरफ भागते हैं। मान लीजिए कि हम गए बाहर में और दौड़ते दौड़ते हमारा वायु दोष मतलब स्पीड से जो जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, तो हमको शौच के लिए करेगा। तब तक क्या करेगा लोग, चूँकि वहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं, तो उसको दबा देगा। दबाने के बाद उसका जो नुकसान होगा उसमें वायु दोष और बढ़ेगा। अब बहुत आदमी को आप देखिए होंगे, हम तो जमशेदपुर में कम से कम 5-7 को पेशेंट को देखे हैं कि सुबह में दौड़ते दौड़ते गिरा और हॉस्पिटल में ले जाते लेते दम तोड़ दिया। जी वही मैं पूछने वाली थी कि इससे जो गैस फॉर्म हो रहा है, इससे और क्या क्या नुकसान हो सकता तो है? यही है कि देखिए इसी को हम बता रहे हैं कि जब हम दौड़ेंगे तो सबसे पहले वायु दोष बढ़ा। तो वायु दोष बोलता है कि शरीर में 128 टोटल बीमारी होता है, जैसे कफ का बीमारी है, पित्त का बीमारी है और वात का बीमारी है। तो ये 3 गो दोष से ही हमारा शरीर में बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे ज्यादा जो दोष है वो वायु दोष का है। उसमें बोलता है कि करीब करीब 80 गो दोष बीमारी होता है, बड़ा बड़ा बीमारी, जैसे पार्किंसन हो सकता है, पैरालिसिस मार सकता है, हार्ट में अटैक कर सकता है, अस्थमा, मैंने जितने भी बड़ा बड़ा वायु संबंधी दोष है वो आपको हो सकता है। बीपी बढ़ सकता है। तो ये सब मान लीजिए कि बढ़ गया और हार्ट अटैक कर गया, पार्किंसन हो गया, पैरालिसिस मार दिया, तो फायदा के जगह पर नुकसान करता है जी। तो 80 दोष से अगर बचना है तो सुबह में अगर चलते भी हैं तो हल्का सा जाके घूम घाम के चले, ना कि हम बहुत स्पीड में चले। लेकिन हम देखते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, चाहे बाहर में भी जाते हैं, जो पश्चिमीकरण जो भारतीय संस्कृति में जो आ गया है उसमें मैक्सिमम बहुत स्पीड में डालते हैं और दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते पसीना एकदम जब नीचे गिरने लगता है तब वो दौड़ते रहते हैं और उसका चक्कर में एक न एक दिन बड़ा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब भगवान अगर उनको उठा ले गया, मतलब हार्ट अटैक कर गया, पार्किंसन कर गया, अच्छा और भी ब्रेन हेमरेज हो गया, तरह तरह का हम देखे हैं। छोटा छोटा करीब 24-25 साल का आदमी को भी, हम लड़का को भी देखे हैं दौड़ते हुए और गिरते हुए तुरंत हॉस्पिटल में जाते हुए, जाते जाते वो बच नहीं पाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम भारत में हैं तो भारतीय आयुर्वेद को अपनाएं, मतलब उसमें जाकर टहल ले। अगर आपको टहलने का ही मन है, बहुत ज़्यादा दौड़ना है, तो अगर शाम का भोजन जो आदमी करता है तो शाम में अगर जितना भी टहलना हो टहली। उसमें चूंकि प्रकृति के अनुसार हमारा शरीर में समय के अनुसार कफ वात पित्त बढ़ाता है। जैसे 12 बजे का समय है, हमारे शरीर में पित्त बढ़ा रहता है, इसी में जो भी हम खाना खाते हैं तो उपज जाता है। तो उसी तरह वायु दोष शाम में नहीं रहता है। तो आप जो है उसमें खूब स्पीड करिए। और हम अभी तक नहीं देखे हैं कि सुबह में बहुत तेज, शाम में बहुत तेज दौड़ा और मरा, हम अभी तक पेशेंट नहीं देखे हैं, लेकिन सुबह वाला में देखे हैं। तो हमारा नियम है कि भारतीय संस्कृति को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, और सुबह में केवल आबो वाले दौड़े नहीं, बहुत सारा कुछ है उसको कर सकते हैं। जी मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे सुबह में एक्सरसाइज करना लाभदायक माना गया है, तो आप अभी बताए सुबह में वायु दोष बढ़ा हुआ रहता है शरीर में, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हम नित्य शौच मतलब फ्रेश होने के बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं? देखिए, तो यही तो जरूरी है। आयुर्वेद जैसे बोलता है, जैसे योग में बोला जाता है कि सुबह के टाइम योग करना शरीर के लिए लाभदायक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? सुबह में तो अगर शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही, जैसे मैंने हम लोग बोलते हैं उषापान का भी जिक्र आया हुआ था, तो उषापान जैसे करते हैं तो शौच के लिए तुरंत आदमी लगेगा कि तुरंत हम जाए शौच से निवृत्त हो गए, तो आप स्नान कर लीजिए या मंजन कर लीजिए या जो भी करना हो कर लीजिए। नहीं भी स्नान कर सकते हैं
तो आप योग को अपनाइए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, टहलना और टहल लीजिए, लेकिन जो योग का सबसे अच्छा सर्वोत्तम समय है वो सुबह जी। अगर सुबह में करते हैं तो योग तो आप जानती हैं कि अष्टांग योग आता है, उसमें यम नियम को पालन करते हुए आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह में योग का सहारा लें। उसमें प्राणायाम जो है बोला जाता है कि आपको अगर योग करते हैं तो आपका बोला जाता है न तस्य रोगो न जरा मृत्यु, न मृत्यु का भय होगा, न बुढ़ापा आएगी, न आपको रोग सताएगा। रोग तो होगा ही नहीं। आज जो बेमौत हो रहा है, मतलब बेमौत किसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक कर गया, पार्किंसन हो गया, समय से पहले मर गया, तो चलते फिरते मर गया तो बेमौत हुआ। तो बेमौत तो योग करने वाला कभी नहीं मरता, ये तो हम देखे हैं। लेकिन योग का सही दिशा होना चाहिए। जी। जो मार्केटिंग योग का हो रहा है, ये नहीं कि हाथ पैर हिला लिए जाकर हम सूर्य नमस्कार कर लिए, लोग उसको सूर्य नमस्कार को सूर्य प्राणायाम बोलता है, तो वैसा नहीं है। उसमें योग प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के प्रॉपर माने विधि होना चाहिए। योग में प्राणायाम का सबसे बड़ी भूमिका। अगर हम प्राणायाम सही दिशा में करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो भी हमारे अंदर में बीमारी अगर आ रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं कि योग का सही दिशा होना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम, इससे शरीर को और सारा कुछ मिल जाएगा। तो हमको उसको समझना होगा, योग को सही दिशा में। नहीं कि हम टीवी में देख के करने लगे। अजय बोलते हैं कि टीवी में देख के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन केवल एगो किसी तरह टाइम पास के लिए हो रहा है। कोशिश करना चाहिए कि एकदम सही विधि से और किसी के देख रेख में करें। तो योग का महत्व है। उसमें अगर मान लीजिए कि योग कर रही है तो उसमें सूर्य नमस्कार भी आएगा, जॉगिंग भी आएगा, कमर दर्द के लिए आसन आएगा, मान लीजिए साइटिका का है, सूक्ष्म व्यायाम का जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, तरह तरह का जो आम आदमी का जो कंप्यूटर में बैठ के फ्रोजन शोल्डर तो करीब सब आदमी को पकड़ रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पकड़ रहा है। तो हम लोग योग का चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग ये जो पहले घरेलू चिकित्सा लोग समझ ले, जो बहुत जल्दी लोग एडॉप्ट करता है। तो सुबह में कोशिश करें कि आबो हवा लेकर कुछ एक्सरसाइज करें। चलना भी है तो हल्का फुल्का चल ले, लेकिन फास्ट स्पीड न टहले और न दौड़े। जी, मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको एक्सरसाइज करना हो या फिर योग करना हो, एक सही प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के तत्वावधान में, इंस्ट्रक्ट में ही आप उसको अभ्यास किया कीजिए। मैं एक दूसरा सवाल पे जाऊंगी, जैसे कि खाना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है खाना। तो खाना किस बर्तन में बनाना चाहिए? बहुत ही अच्छा। देखिए, ये जैसे गृहिणी लोगों का सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम आदमी कुकर में खाना बना रहा है। कुकर में खाना बना रहा है क्योंकि उसके पास समय नहीं है। और लेकिन समय तो है, लेकिन समय वो उसको टीवी में देखने में बिता रही है। एक और है, जैसे कि हम लोग का लाइफस्टाइल अभी मतलब बदल चुका है। पहले के जैसे गांव में होता था, या फिर हम लोग का कुछ साल आगे भी, जैसे हम माँ दादी लोग को देखते थे कि वो घर में चूल्हा चौकी में खाना बुना पकाते हैं। लेकिन आजकल हमारी रूटीन तो ऐसा है नहीं, गैस में, इंडक्शन में खाना पकता है। तो इस बारे में आप क्या राय देंगे? नहीं तो ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम गैस में ही खाना बना रहे हैं, इंडक्शन में खाना बना रहे हैं, तो गैस पर और इंडक्शन थोड़ा सा उसमें उसके लिए स्पेशल बर्तन ही आता है। जी। क्योंकि वो इंडक्शन और बर्तन दोनों साथ साथ चलता है, तो उससे थोड़ा सा हम लोग अलग रख के गैस पर जो मैक्सिमम आदमी का जो सवाल है, चाहे मान लीजिए हीटर का भी है, तो हीटर भी रिलेशन लकड़ी के साथ थोड़ा सा उसे डाउन में है। लेकिन जहाँ तक गैस की बात है तो गैस में खाना बनाइए। लेकिन देखिए, हम लोग गैस पर भी खाना बनाए हैं। सबसे अच्छा जो आपको, जहाँ तक पहला जो क्वेश्चन है कि किस बर्तन में खाना बनाना सबसे अच्छा माना जाता है। आखिर हम बर्तन में खाना बना रहे हैं अच्छा स्वाद लेने के लिए और शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए, इन्हें कि न केवल पेट भरने के लिए। मान लीजिए कि आप खूब खाना खा रही है लेकिन शरीर में लग ही नहीं रहा, इसका मतलब पोषक तत्व हमको नहीं मिल रहा है।
तो दर्शक को जानना चाहिए, ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के जो दर्शक को जानना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिल रहा है वो हमारे शरीर में 100% लगे, माने उसमें यूटिलाइज हो जाए जी। तो आपको इस जानना जरूरी है कि अगर सबसे अच्छा जो बर्तन माना जाता है वो मिट्टी का बर्तन है। अगर मान लीजिए कि हम एक सिंपल में पहले हम समझाने के पहले बता देते हैं कि अगर मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है उसमें अगर हम 100 रुपया का खाना बनाएंगे तो 100 रुपया रिटर्न कर देगा, मतलब 100 रुपया हमारे को शरीर को मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम मिट्टी के बाद जो आता है कांसा का बर्तन, सोना चांदी का भी आता है, लेकिन सोना चांदी का हम जिक्र नहीं करते हैं कि राजा और महाराजा लोगों का ये बर्तन है, क्योंकि अब सब लोगों के संभव नहीं कि सोना और चांदी में खाना बनाए। लेकिन उसके बाद जो आता है कांसा का बर्तन, कांसा के बर्तन में अगर 100 रुपया का खाना हम बनाएंगे तो आपको 97 रुपया रिटर्न करेगा, मतलब 3 रुपया वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो अपने लिए जर्ती काट लेगा, चाहे कुछ करेगा, बाटा काट लेगा। अब हम लोग अगर शुद्ध भाषा बोलेंगे तो बाटा काट लेगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर का जो बर्तन आता है वो पीतल का आता है। पीतल में आपको 100 रुपया की जगह पर 93 रुपया 93 रुपीज देगा और 7 रुपीज बाटा काटेगा। उसके बाद जो आता है सीधे 50% पर, 50% है लोहा का बर्तन। अगर लोहा के बर्तन में हम खाना बना रहे हैं तो मात्र 50% सूक्ष्म पोषक तत्व तो शरीर को मिलेगा और 50% वो बाटा काटेगा। उसके बाद आता है स्टील। स्टील में 40% के करीब में आपको हमको देगा और 60% वो अपने पास बाटा के रूप में रख लेगा। उसके बाद जो आता है एल्युमिनियम का बर्तन। एल्युमिनियम का बर्तन में आप खाना अगर बना रहे हैं तो मात्र 13%, मतलब 13% सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर को मिल रहा है और करीब 87% वो अपने लिए रख ले रहा है। और सबसे खराब स्थिति जो है वो कुकर की है। कुकर में मात्र आपको 7% दे रहा है आपको शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व और 93% वो अपने लिए रख ले रहा है बाटा के रूप में या खत्म हो जा रहा है। तो आज की डेट में जो मैक्सिमम बीमारी जो हो रही है वो केवल और केवल कुकर में जल्दीबाजी में खाना बनता है। क्योंकि इसके बारे में बोला जाता है कि कुकर में खाना पकता नहीं है, गलता है, उसको गलता है और उसको तोड़ता है, मतलब हाई प्रेशर देकर उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे आपको एक सिंपल उदाहरण बताते हैं, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं से गांव से तो जरूर बिलोंग करती होंगी। जब मान लीजिए कि रहर का दाल हम बना रहे हैं तो रहर का दाल को आप जानते भी हैं कि खेत में बनने में, प्रोसेस होने में, पकने में, माने बोने से लेकर प्रोसेस होने में कम से कम 8 से 9 महीना लगता है। लेकिन उसको हम लोग जब कुकर में बनाते हैं तो 10 मिनट में बन जाता है। आप अगर थोड़ा सा और बैक जाइएगा तो आपके दादी जी चाहे माँ जी खाना बनाती होगी तो एक साइड में दाल अभी बन ही रहा, तब तक चावल बन गया, सब्जी बन गया, रोटी भी बन गया, दाल बन रहा है। बहुत सही है। तो उसका उदाहरण हमको जितने वो धीरे धीरे बनेगा उतने शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेगा। और उसमें जो आप देख रही हैं, इसका सिंपल हम आपको उदाहरण बताएंगे। जो आज अगर मैक्सिमम आदमी का जो प्लेटलेट्स होता है शरीर में, बहुत ही वाइटल चीज है, रक्त का एक पार्ट है प्लेटलेट्स, वो मैक्सिमम आदमी का कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख रहना चाहिए। लेकिन आजकल मैक्सिमम आदमी को हम देखते हैं 1,40,000, 1,25,000, 1,20,000, 1 लाख। क्यों, क्या है, खूब हम बड़े बड़े पार्टी लोगों को देखते हैं जो के घर में खाने पीने की किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन उनके घर में भी स्थिति है तो हम लोग सीधे उनको पकड़ते हैं कि सबसे पहले तो उनका जो कुकर है चाहे एल्युमिनियम का बर्तन उन लोग ज़्यादा यूज करते हैं, नहीं जानते हैं कि अच्छा मार्केट में तरह तरह का बना के वो देता है, उसको यूज करते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग इसके पहले भी चर्चा करते हैं, आरओ वाटर के जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वे लोग पानी को समझते हैं कि हम लोग चापाकल में जो आ रहा पानी, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आ रहा है, वो सबसे खराब पानी है और आरओ वाटर का पानी सबसे अच्छा है। इसीलिए उनके साथ ही समस्या बहुत ज़्यादा। आम आदमी के पास समस्या नहीं है। आम आदमी के पास करीब 1.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख तक उन लोगों को मिल सकता है। लेकिन जो अपने को समाज में बड़ा आदमी है उन लोगों को हम देखते हैं प्लेटलेट्स 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000, मैक्सिमम 1.5 लाख पहुंचेंगे। तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग को जानना चाहिए। अब है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें कि मिट्टी के बर्तन गैस पर कैसे बने, कैसे? जी जरूर, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो अच्छा, हंडी पर कैसे? हंडी तो अब मेरा ही नहीं है, जैसे कि दर्शकों का भी यही क्वेश्चन हो सकता है, गैस पर कैसे बन सकता है?
मिट्टी का बर्तन। तो दर्शक ये आप समझ लें कि मिट्टी का बर्तन एक बार गर्म हो गया तो वो जल्दी से ठंडा नहीं होता जी। ठीक है। तो उसमें अब क्वेश्चन भी लोग करता है कि मिट्टी का बर्तन बहुत जल्दी जल्दी फूट जाता है ना। लेकिन ठीक है, 30 रुपए 40 रुपए के एक हम लेके आते हैं और फूट भी जाता है। तो आज तो कुकर में 1,500 हजार में मिलता है, 2,000 हजार में मिलता है, और उसका भी कितना दिन चलता है अगर उसके साथ कंपेयर करेंगे तो अगर हम 100 रुपया खाना 100 रुपया हमको मिल जा रहा है, कुकर में 7 रुपये मिल रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए मिट्टी के बर्तन में बनाएं। लेकिन उसमें कैसे नहीं फूटेगा, देखिए सबसे बड़ी इसको हम लोग देखे हुए हैं, बहुत आदमी धीरे धीरे जो समझ रहा है, राजीव भाई का विचार को जो समझने लगा है, वे लोग मिट्टी के बर्तन पर अब धीरे धीरे आ रहे हैं, गैस पर बना रहे हैं। उसमें क्या है कि मिट्टी का बर्तन कहीं भी बाहर से नहीं मंगाइए, क्योंकि अभी लोग ऑनलाइन मिट्टी का बर्तन भी मंगाना चालू कर दिया है और वो लोग मशीन से बनता है। क्योंकि मिट्टी का बर्तन को जितने कहार जो बनाने वाले लोग हैं वो जितने गूंथेंगे ना उतने उसका क्वालिटी बढ़ेगा और उसका ना ज्यादा दिन तक टिकेगा। और जो मशीन पर गुथाता है वो मशीन पर बहुत मैंने मशीनिंग होता है कवर उसका, वो ज्यादा ढंग से गुथाता नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाता है, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो उसमें क्या है कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बना रहे हैं वे लोग तुरंत अगर जमीन पर रख दिए खाना बना के तो चटक जाएगा जी। आप बोलिए क्यों चटक जाएगा? ठंडा वो चूंकि जमीन का टेम्परेचर ठंडा है और वो एकदम हीट है, तो दोनों मिसमैच करेगा, चटक जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बना हुआ है, या तो लोहा का स्टैंड रख लें, या अगर मान लीजिए कि कोई गैस वाला स्टैंड खाली है तो उस पर रख दें और उसको ठंडा होने दीजिए अपने टेम्परेचर से, और उसका आनंद लीजिए। मिट्टी का बर्तन में जो एक बार खाना खा लिया, भले समय लगता है, लगने दीजिए, लेकिन वो किसी में आनंद नहीं आएगा। और चाहे गैस में बनाइए, अगर लकड़ी में बनाइए तो और अच्छा रहेगा, लेकिन अगर गैस में भी बनता है तो उसका आनंद ही आनंद है। और नहीं बनता है तो कांसा का बर्तन यूज करिए, पीतल का बर्तन यूज करिए। अगर ये सब नहीं यूज करना है तो कम से कम 93-94% तो मिल जाएगा। अब नहीं तो लोहा का भी आते हैं तो 50% पर, उसके बाद तो अब आपकी मर्जी है, जैसे आपको कर सकते हैं, हम लोग को बताना है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि अगर चाहते हैं कि हम दर्शक चाह रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें तो कोशिश करें कि फिर से भारत की ओर लौटे, इंडिया की तरफ से, इंडिया से लेके हम चले भारत की ओर, निश्चित रूप से हम स्वस्थ, हमारे ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ते। अच्छा, तो आप अभी बोले बर्तन को लेकर, तो हम पूछना चाहेंगे कि जैसे स्टील का बर्तन आजकल इसलिए ज़्यादातर यूज़ हो रहा है क्योंकि उसमें ज़्यादातर महिलाओं को परेशानी नहीं होती कि ये खाना उसमें रिएक्ट करे, वो खाना इसमें रिएक्ट करे। तो इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे दही के साथ मैंने ज़्यादातर लोगों को देखे कि जैसे दही के साथ नमक मिला के खाते हैं, तो ये किस हद तक सही है? देखिए, आप जानती हैं, चूँकि आप भी जोक तो करती हैं, ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड है दही और नमक। जी। नमक, आप जानती हैं कि दही में बहुत सारा मित्र जीवाणु रहता है जो शरीर के लिए बहुत ही काम करता है। मित्र जीवाणु बोलता है, मतलब शरीर के मैंने जो हमारे शरीर को वो काम करते हैं। अगर चाहे दर्शक आप लोग अगर विश्वास नहीं है, क्योंकि हम भी जो भी बोलेंगे सत्य पर, हम अपने शरीर को पूरा राजीव भाई के मिशन के लिए हम लगा दिए हैं, तो आप एक छोटा सा माइक्रोस्कोप खरीद लीजिए, आप अपने दही को देखिए कितना जीवाणु उसमें चलता हुआ नजर आएगा। आज आप 1 किलो दही में 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, वो पूरे जीवाणु मर जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जीवाणुओं की लाश को खा रहे हैं जी, वो कोई काम नहीं करे, तो सारा मर गया है। तो हम दर्शक सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि दही में किसी भी हालत में आप नमक न डालें। अगर आपको नहीं मानता है, जैसे छाछ वगैरह बनता है, तो सादा नमक तो बिल्कुल नहीं डालना है। डालना है तो अगर आपको मन नहीं मानता है तो सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। काला नमक भी बनाया जाता है, आप भी जानती हैं कि काला नमक का एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो सादा नमक से अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा जो नेचुरल नमक है वो है सेंधा नमक। और सेंधा नमक अगर हम डाल भी देते हैं तो उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सादा नमक तो किसी भी हालत में नहीं डालना चाहिए। और सादा नमक तो खाना भी नहीं चाहिए। हम लोग आगे में इसको बातचीत करेंगे कि सेंधा नमक और सादा नमक में क्या क्या डिफरेंसेस है। लेकिन दही के साथ किसी भी हालत में आप दिमाग में बिठा लें कि दही में हम नमक डालना ही नहीं है।
और इसी के साथ अब हम आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं तब दही का सबसे अच्छा मित्र क्या? जी जरूर। ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो दर्शक जान लें, आलाप के दर्शक ही समझ लें कि दही का अगर सबसे अच्छा संबंध है तो गुड़ के साथ। गुड़ हम लोग तो अक्सर शक्कर से खाते हैं। शक्कर से खाते हैं, क्योंकि वो गुड़ अब उतना ढंग से नहीं मिल पाता है। तो सबसे अच्छा जो है उसमें भी गुड़ में कितना प्रकार का आप जानती है। काकवी आता है जो लिक्विड होता है, राब आता है थोड़ा सा उससे मोटा होता है, उसके बाद गुड़ आता है, उसके बाद जो हम झारखंड में रहते हैं और बंगाल एरिया दोनों सटा है एरिया, इसमें खजूर का गुड़ सर्वोत्तम माना जाता है। तो जो खजूर का गुड़ खा लेगा नेचुरल, माने वो तो समझिए चॉकलेट खा रहा, तो खजूर का गुड़ सुपर माना जाता है। तो लेकिन देखिए प्रकृति का हम लोग कितना बर्दाश्त प्राप्त है, हम प्रकृति का धन्यवाद देते हैं कि हमारे भारतवर्ष में खजूर का गुड़ दिया है जो गर्म होता है तासीर। और कब मिलता है? जाड़ा में। ठीक है, वो चूंकि गर्म है तासीर। फिर से गन्ना का जो गुड़ आता है वो आता है ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है, उस टेम्परेचर में मिलता है। और एक आप जानती हैं कि जो एकदम गर्मी में यूज किया जाता है वो है ताड़ का गुड़, जिसको ताल मिश्री भी बोला जाता है। और वह छोटा छोटा बच्चा को ताल मिश्री दिया जाता है तो वो ताड़ का ही गुड़ होता है, गुड़ से बनाकर मिश्री बनाया जाता है। तो हम कितने संसाधन के धनी हैं अपने आप में। भारत में हमका रहते हुए गर्व होता है कि जिस देश में है इतना संसाधन है, हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। और गुड़ का प्रयोग हम दही के साथ करें और नमक तो बिल्कुल छोड़ दें। अब डालना भी है तो किसी तरह सेंधा नमक अगर प्रयोग अगर नहीं मन मानता है, लेकिन मन तो अगर जिस दिन चाहिएगा मनाना वो मन जाएगा, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है तो मन को तो मनाना ही पड़ेगा। सर एक सवाल है, जैसे कि दूध और दही दोनों में क्या रिलेशन है और क्या दोनों ही एक साथ खाया जा सकता है? देखिए बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन था, है कि दूध जो है एक है बेस जी, ठीक है, दूध है बेस, दही है एसिड। तो दोनों को एक साथ तो नहीं खाना किसी भी हालत में। और आप भी जानते हैं कि दूध को दिन में नहीं खाना चाहिए और दही को रात में नहीं खाना चाहिए। आप बोलिएगा क्योंकि अगर हम दही को रात में खाते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगा। तो एसिडिटी से भी बचना है, क्योंकि ये जो हमारा पेट है उसमें एसिडिटी ही बनता है, मुंह में बेस बनता है। तो कोशिश करना है कि हमको दूध और दही एक साथ कभी नहीं खाएं, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। अब मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए, आज दिन का समय है, लोग आपको दही बाड़ा भी दे रहा है और खीर भी दे रहा है, दोनों दे रहा है। तो दोनों में से आप सिलेक्ट करिए कि दिन का समय है तो आप दही बाड़ा भी खा लें, लेकिन दही बाड़ा के साथ भी हम बताएंगे इसमें बाद में कि दही बाड़ा दही और जो उसमें उड़द दाल बनता है, तो उड़द और दही के साथ बहुत ही माने दुश्मनी है। तो वो आप पूछ लीजिए कि उड़द दाल किसमें बना है, तो इसमें बहुत सारा आएगा क्वेश्चन, हम लोग फिर से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूध और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए कि सिंपल अगर दही आपके बीच में आ गया और खीर आ रहा, तो कोशिश करिए कि दही वाला पार्ट ले लें, उसमें गुड़ मिला के खाने के बाद उसको खा लें। माने जो हम खाना खत्म हो जाता है उसमें गुड़ मिला लें या शक्कर मिला लें या मिश्री मिला लें, चीनी छोड़कर। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे चीनी वगैरह का। लेकिन उसको खा लें तो पेट को पाचन क्रिया बहुत ही मजबूत कर देगा। और हम खीर अगर खाना भी है तो मान लीजिए उस घर में हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए और कुछ प्रोग्राम है, तो 1-1.5-2 घंटा के बाद हम उसके जब मन नहीं मानता कि थोड़ा सा खा लीजिए, तो बाद में जाते समय 1-2 चम्मच खा लें। लेकिन कोशिश करें कि दिन में हम दही वाला आइटम खाएं, रात में दूध वाला आइटम खाएं, और दोनों एक साथ मिक्स नहीं करें, क्योंकि आपका शरीर है वो तो आपको खिलाने वाला तो तरह तरह का व्यंजन बना के देगा। वो आपको लगेगा कि आपके घर उसके घर में गए हुए हैं, तो हम बोले कि हम इसको क्या से क्या खिला दें, कमी किसी तरह का नहीं कर दे, खुश होकर जाए। लेकिन बहुत लोगों का जैसे जो आयुर्वेद को समझता है वो सोचेगा कि हमको कम से कम आइटम हमको खिलाए, हम ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन जो इस आयुर्वेद को नहीं समझता है वो कहेगा कि तो 2-3 गो आइटम खिला कर हमको भेज दिया, तो उसके लिए वो जैसे आइसक्रीम हुआ, दही हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना वाइटल है कि अगर मान लीजिए हम एक दिन सब मिक्स कर देंगे, समय कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमको है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा यही मिशन है कि हम
हम भी बहुत बीमार रहते थे करीब 2002 में, लेकिन हम आयुर्वेद को और योग को अपनाए तो हम, भगवान की कृपा है कि हम योग को और आयुर्वेद का सहारा लेकर कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, और भगवान की कृपा रहे तो हम तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और हम आलाप के दर्शकों को चाहेंगे, आपको भी चाहेंगे कि इतना हम रहेंगे 24 घंटा हम प्रेजेंट रहे, और आयुर्वेद और योग तो आप करते ही हैं, इसको 100% अपने शरीर में इंप्लीमेंट करते हुए दर्शक से मैं विनती करता हूं कि आलाप को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के बीच में लेके जाएं और लोगों को समझाएं कि इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आया है, इसको समझें और जन जन तक समझाने का प्रयास करें, ताकि कभी हम डॉक्टर से बच जाए और दवा से बच जाए। जी दर्शकों, आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। जानकारियाँ आगे भी लेते रहेंगे अरविंद जी से। आज के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।